हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज का सेशन है वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें मैंने जो चुना है वो कक्षा 9 का गणित का वार्षिक पेपर को आज यहाँ पर हल कराएंगे। और ये पेपर आप लोगों के मध्य हमको प्राप्त हुआ है और इसी को आधार मान के आपको हम पूरा पेपर हल कराएंगे। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अभी और क्या क्या विषय पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आप जो आपके स्क्रीन पे है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो कोई दो परिमेय संख्या है और उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और अनंत। तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं होंगी उसके बीच में जो होती हैं वो ना एक संख्या होती है, ना दो, ना तीन, सीधे सीधे कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो चौथा यानी घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संख्या 4√2 एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो दिया हुआ है वो कहा गया कि संख्या 4√3 ये क्या है? परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय क्या है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो √3 लगा हुआ है ये √3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है और कोई भी अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करने पर उसका जो मान होता है वो अपरिमेय होता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी का सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद √3 की घात कितनी है? तो इसकी घात आपको बतानी है कितनी है। तो इसकी घात होती है कितनी? अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल बिंदु से भुज तथा कोटि है। तो मूल बिंदु से भुज तथा कोटि क्या होगा? तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। ठीक है, तो इसका भुज और कोटि क्या होगा? 0,0। ऐसे बोल सकते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो वो होता है 0,0। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है उसका रूप क्या होगा, या ऐसे बोले कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो लिखी जाएगी लेकिन वाई की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर एक्स का वाई ये नहीं हो सकता है। ये देखिए एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू लिखिए नहीं, एक्स अक्ष पर नहीं बिंदु होगा, ये वाई अक्ष पे होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स कॉमा 0, तो एक्स अक्ष पे बिंदु होगा, वाई अक्ष पे ये नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -9 के शून्य कितने होंगे? तो एक्स स्क्वायर -9 के शून्य का आपको बताने हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्या करिए आप इसको, इसमें देखिए एक्स का मान है तो 3 लिख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 में से 9 घटाएंगे, ये नहीं होगा, ये 9 - 9 कितना हो जाएगा? 0। यानी कि ये वाला तो सही है। फिर देखिए अगला, यहाँ पर माइनस का 3 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर माइनस का 3 लिख लेता हूँ। माइनस का 3 स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 9 हो जाएगा। ये तो ये वाला भी सही हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन जो है थर्ड, दोनों सही हो जाएंगे। ऐसे इसको लगा लीजिएगा, या फिर एक तरीका और है, वो तरीका क्या है वो भी जरा देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 लिखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 लिख लीजिएगा, एक्स बराबर √9 लिख लीजिएगा, एक्स बराबर 3। लेकिन ध्यान रखना है गलती ना हो, किसी भी नंबर का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो यहां पर आपको +-3 लिखना है। इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर जो है 3 यानी गा सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न में, निम्न में कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है? तो आपको यह बताना है कि सर्वांग सम के लिए शर्त कौन सी नहीं है, ध्यान रखना है। यहां पर जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे, नहीं पूछा गया। तो देखिए ये साइड एंगल साइड ये सर्वांग समता का नियम है, साइड 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 ये सर्वांग समता का नियम नहीं है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी चतुर्भुज का के विकर्ण बराबर है।
कोई चतुर्भुज है उसके विकर्ण बराबर है तो चतुर्भुज कैसा होगा? तो पहला दिया है समलंब, दूसरा है समांतर, यहाँ पर समांतर लिखा हुआ है, आगे चतुर्भुज होना चाहिए, सम चतुर्भुज होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन यहां पर बात की है विकर्ण बराबर है तो होता है आयत। क्यों? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और साथ में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पर। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4 और 3 सेंटीमीटर लंबाई है, उसका क्षेत्रफल क्या है? तो पहले एक तरीका तो यह है कि हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो बड़ा वाला फार्मूला जिसको हीरोइन फार्मूला कहते हैं उससे हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक बार जरूर देख लेंगे कि ये ऐसा तो नहीं समकोण त्रिभुज बनना हो। तो यहाँ पर बड़ी भुजा कितनी है? बड़ी भुजा तो 5 है, 5 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा, कितना? 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, अलग लिख लीजिएगा। 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा। अब दोनों का जो जोड़ करिएगा इधर उधर उधर का तो ये बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये हो गया कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे लंब बटा 2। तो आधार यहाँ पर कितना है? 1/2 लिख लीजिएगा। ये तो हो गया कर्ण, इससे मतलब रखिएगा 4 गुणा 3। 4 गुणा 3 कितना होता है? 12 होता है। 12 का आधा कितना करें? 6। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे को फेंका गया है, पासा कितना है? 1 है, 6 अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो ध्यान रखना, देखिए पासे में जो टोटल नंबर होते हैं वो 1 से लगा के 6 तक के होते हैं। अब 6 अंक आने की प्रायिकता क्या है? और पासा कितना? 1 ही तो फेंका गया है ना, तो कुल घटनाएं कितनी होंगी? कुल घटनाएं हो जाएंगी 6। कुल घटनाएं कौन सी होंगी? 6। और अनुकूल घटना कौन सी हो जाएगी? केवल 1 नंबर, यानी 6 नंबर आने की प्रायिकता। तो 1/6 होगी 6 अंक आने की प्रायिकता। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा देखिएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप समझ लीजिएगा भैया, ये भा बना हुआ है, भुजाएं 12, 5 और 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज कैसा होगा? तो त्रिभुज कैसा होगा ये पता करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ी भुजा इसमें कौन सी दिख रही है? 13 दिख रही है, 13 स्क्वायर लिख लीजिएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। और फिर दूसरी भुजा कौन सी है? दूसरी भुजा होती है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 आ जाएगा। और तीसरी भुजा यहाँ पर कौन सी है? 5 है, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। जरा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? ये 9 होगा, ये 6 होगा, 9, 169 आ गया। तो बड़ी भुजा का वर्ग किया और से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कौन सा भैया त्रिभुज? आपका आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कौन सा है ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न में। -5, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? आपको ये बिंदु दिया हुआ है -5, 2, तो किस चतुर्थांश में है वो बताना है। तो तुरंत आप यहां पर ऐसे चतुर्थांश बना लेते हैं। इसमें पूछा गया है -5, 2, तो -5 किधर आएगा? इधर आएगा। और 2 कहां जाएगा? ऊपर आएगा। ये प्लस का, तो माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस, माइनस ये मूल बिंदु हो गया यहां पे, तो ये उल्टे के हाथ की तरफ हो गया माइनस, और प्लस कहां गया? ऊपर की तरफ हो गया। तो माइनस और प्लस, -5, 2 किस चतुर्थांश में पड़ गया? दूसरे में पड़ गया। और आंसर आपका कौन सा आया? सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 13 नंबर, संपूरक कोण कौन है? संपूरक कोण का मतलब होता है कि 180 अंश योग। अब जरा बताइए, 60 और 60 तो 120 रह गया, 60 और 60 120 हुआ, 100 और 80 दिया हुआ है, 100 और 80 कितना होता है? 100 और 80 तो कितना होता है? 180 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, और सब देखिए ये तो 180 लिखा हुआ है, पहले एक कोण होगा तो इससे गलत हो गया। फिर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा आंसर। जरा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। यहां पर देखिए 2 बार लिखा हुआ है, ये ला गुणे ला, यानी लंबाई गुणे लंबाई, आंसर नहीं होगा ये वाला। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? तो अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? तो याद रखना है आपको, अर्धवृत्त का अंश माप, ठीक है, तो अर्धवृत्त का अंश माप होता है 180 अंश। ठीक है, अर्धवृत्त का अंश माप होता है कितना? 180 अंश। लेकिन यदि कहीं ऐसा पूछा जाए कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, तो होता है 90 अंश का।
हाँ, तो फिर ये हो गया अंश माप, अर्धवृत्त का अंश माप हो गया कितना, 180 अंश। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ये पहला वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक घनाकार आकृति की भुजा इसमें नहीं दे रखी है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो घनाकार आकृति की भुजा नहीं दी है, तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा, जब भुजा ही नहीं दे रखी तो फिर ये हम इसको कैसे हल करेंगे, हम इसको बता देते। फिलहाल मैंने मान लीजिए सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक्स भुजा मान ली, एक्स के मान आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, एक्स मान ली, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6x²। कितना होगा, 6x²। अब x का मान जो भी दिया होगा उसके अनुसार आप यहाँ पर आंसर निकाल लीजिएगा। ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुजा का कोई मान नहीं दिया हुआ है। अगला देखिए, इसमें बहुलक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, 6,2,3,6,2,3,6,5,6,3,6,2 में बहुलक कितना होगा। तो बहुलक में क्या करना है, आपको वो नंबर तलाश करना है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो देख लीजिएगा, ये यही तो आया है, दो तो तीन ही बार आया है, और तीन जरा चेक करिएगा, तीन आया है 2 बार, और 6 कितनी बार आया है, नहीं तीन भी 3 बार आया है, और 6 कितनी बार आया है, ये 3 और ये 4 बार आया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, वैसे आपको दिक्कत हो तो अलग अलग लिख लेते हैं नंबर। तो 6 जरा देखिएगा कितनी बार आ रहा, 6 कितनी बार आया है, यहां पर देखिए, एक बार ये 6 हो गया, 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 एक बार 6 हो गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 बार, 5 बार 6 आया है। ठीक है, हमको लग रहा है और कोई नंबर तो है नहीं ज्यादा इससे बार। तो ये देखिए तीन, देखिए 1 2 3 ये भी हो गया, 1 2 3 ये भी हो गया। तो इसका बहुलक कौन सा हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 6। तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, बहुलक में कोई कुछ कर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस नंबर देखने हैं कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 6। और 6 इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो अपनी तरफ से यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कोई भी बढ़ाइए, जैसे इसको मैंने हटा के और इसको 6 कर लिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 6 सही, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से भी देख लेते हैं, मान लीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं लिखा, 5 भी नहीं है, 5 तो एक ही बार आ रहा, ये 5 देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक बार आप 6 मान लीजिएगा, और यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 125 की होल पावर 1/3 का मान कितना होगा। तो 125 का होगा, यहां पर आप लिख लीजिएगा 125 की होल पावर 1/3। अब 125 को आप लिखते हैं 5 की घात 3 होल पावर 1/3। घात का घात में गुणा होता है तो 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, आंसर आएगा 5। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो, सॉरी थर्ड सही हो जाएगा, का खंड 5। अगला दिया हुआ पाई का मान कितना है। तो पाई का मान देखने से पहले ही दिया हुआ है, बहुत बार लिखा होगा आपने, पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14। तो यहां पर और कोई ऑप्शन दिया नहीं है, एक दस यहां पर लिखा हुआ है, तो बस हमारा ऑप्शन मिल गया कौन सा, 22/7। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x² + 5x + 6 में x² का गुणांक कितना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा है, x² का गुणांक। गुणांक का मतलब x के पहले कितना लिखा है, x के पहले तो 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन मिल गया कितना, 2। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये तो देखिए हो गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत आराम से आपने 20 क्वेश्चन को लगभग 13-14 मिनट में कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक, मतलब खंड पे, और खंड यहाँ पर जो सेकंड है, निम्न खंडों को हल कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3 की वैल्यू बताइए। तो देखिए घात का घात में गुणा होता है, तो 2 की घात यहां पर कितना है, 2 की घात 2/3 और ये है 2 की घात 1/3। तो यहां पर 2/3 मैं लिख लेता हूं, और गुणे का निशान लगा के 2 की घात 1/3 लिखते हैं। अब यहां पर देखिए घात है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 की घात 2/3
और प्लस 1/3। इसका मान तो 3/3 आएगा, तो 2 की घात 3/3 ये कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मान कितना मिलेगा 2, और यहां पर ये आंसर निकल जाएगा। अब वही अगला क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या है 2.8 सेंटीमीटर, उसका आयतन निकालना है। तो त्रिज्या को आपको लिखना है r बराबर 2.8 सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला क्या बनता है गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिखिए, अभी तो पढ़ के आए हैं एकदम, और r का मान होगा 2.8। ठीक है, और ये है 3 बार रिपीट करके लिखना है, 2.8 गुणे 2.8। क्यों लिखना है 3 बार रिपीट करके, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। बस क्या करना है, यहां पर आपको ये 0.4 हो जाएगा, 0 हटाइएगा, एक नीचे 10 हो जाएगा, इसका 0 हटाइएगा, एक 0 बढ़ेगा, इसका 0 हटाइए, एक 0 और बढ़ जाएगा। अब सिर्फ गुणा करना बाकी रह गया है। गुणा कितना आएगा, 4/3 लिखिएगा, और गुणा 22 लिखिएगा, गुणे 4 लिखिएगा, गुणा 28 लिखिएगा, गुणा 28 लिखिएगा, और बटे 1000। ठीक है, गुणा करके सीधा आपको आंसर यहां पर लिख देना है। अगला दिया हुआ है x 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस 5 का शून्य निकालने के लिए क्या करिए, सीधा आप लिख लीजिएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए सवाल क्या दिया है, ये 27y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3 का गुणनखंड करिए। तो इसमें क्या करना, देखिए यहां आप लिख लीजिए 27, तो 27 को मैं लिखता हूं 3y की घात 3, ये हो गया, प्लस 5 z की घात 3, ये लिख दिया। अब इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है a क्यूब प्लस b क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। बस आपको ये करना है, जहां पर आपको ये 3y है वो a के स्थान पे लिख देना है, और जहां पर 5b है वहां पर आपको b लिखना है, यानी b के स्थान पे ये 5z लिख देना है, और a के स्थान पे 3y लिख देना, और हल करके आपको आंसर निकाल लेना है। कोई और ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है x बराबर 1 और y बराबर 1, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो k की एक वैल्यू बताइए। तो आपको सीधे लिख देना है 2x प्लस 3y बराबर k। यहां पर 2 लिखना है, x की जगह पर 1 लिख देना है, प्लस का 3 लिखना है, गुणे y की जगह पर 1 लिख देना है, बराबर k लिख देना है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मिलके कितना हो जाएगा 5, और k की वैल्यू कितनी बन गई 5। यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब आइए अगले प्रश्न में, ये लिखा हुआ है परिमेयीकरण कीजिए। तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं, देखिए यहां पर आपको क्या लिखना है, 3√2 ये हो गया, बटे √3 माइनस √2। परिमेयीकरण करना है, क्या करना है आपको, यहां पर गुणे का निशान लगा देना है। नीचे जितना लिखा है उतना ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा बदलाव करेंगे। तो बदलाव क्या करेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे, √3 और प्लस √2 लिखेंगे, और ऊपर यही चीज लिख जाएंगे √3 प्लस √2। तो ध्यान ये रखना है, नीचे जितना यहां लिखा होगा, यदि माइनस है तो आपको प्लस यहां पर कर देना है, और प्लस है तो यहां पर माइनस कर देना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इससे गुणा करिएगा, तो √3 से जब इसका गुणा करेंगे तो 3 √6 हो जाएगा, 3 √6 हो जाएगा, और इसका √2 और √2 का गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और √2 का गुणा तो हो जाएगा 2, और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे जो लिखा है
वो है एक ब्रैकेट में जुड़ा है और एक ब्रैकेट में घटा है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 हो जाएगा। तो ऊपर यदि हम देखें तो 3 कॉमन भी तो चला जा रहा है, तो ये 3 कॉमन जो गया तो कितना बना, अंडर रूट 6 और प्लस 6, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यही बस हमारा आंसर हो गया। 3 ब्रैकेट में चाहे ऐसे लिख लें 6 प्लस अंडर रूट 6, एक ही बात तो है, और यही आपका इस प्रश्न का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है सर्व समीकरण का प्रयोग करके 2x प्लस 2 की होल पावर 2 का प्रसार कीजिए। तो यहां पर क्या करना है आपको, ये लिखना है 2x प्लस 2 की होल पावर 2। ठीक है, ये फार्मूला आपको पहले से पता है, कौन सा, a प्लस बी का होल आप स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के अनुसार आपको इसको प्रसार कर देना है। तो यहां होगा 2 का ये हो गया स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस 2 लिखेंगे, और इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, दुगुना करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर हम लिख देते हैं कितना 8x, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। या तो आप थोड़ा सा सही करके लिख लीजिएगा 4x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 4, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है। चतुर्भुज के कोण में जो अनुपात दिया हुआ है 3:5:9:13 के अनुपात में, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान बताइए। तो देखिए यहां पर एक कोणों में अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करिएगा, कोण ए लिख लीजिएगा, चतुर्भुज कोई बना लीजिएगा, ABCD नाम लिख लीजिएगा। कोण ए का मान हो जाएगा 3x होगा, कोण बी का मान हो जाएगा, यहां अनुपात से मैं लिख रहा हूं, ये 5x हो जाएगा। कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और कोण डी का मान कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ये चारों कोण मिल गए, इन चारों कोणों को जोड़ दीजिएगा और 360 के बराबर कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360। आपको यहां पर लिख देना है 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x इज इक्वल टू हो गया 360। अब करना क्या है, आपको इन सबको जोड़ लेना है और फिर भाग कर देना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। x का जब मान आपको पता चल जाए तो x का मान आप इसमें डाल देंगे तो कोण ए पता चलेगा। x का मान b वाले में लिखेंगे 5x, तो x का मान लिखेंगे तो b कोण का मान निकलेगा। फिर c की जगह पे कोण c निकालना होगा तो 9 गुणे x का मान लिख देंगे, और कोण d का मान निकालना होगा तो 13 गुणे x का मान लिखेंगे, और ये आपके मान मालूम हो जाएंगे। अब अगला दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो कोई जीवाएं बराबर है, केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण अंतरित करती है। प्रमेय छोटी सी है, आप इसको हल करिएगा, बहुत आराम से लग जाएगी। फिर है सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। बिल्कुल इजी एकदम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस यहां पर आप ये वृत्त बना लीजिएगा और ये सेंटर हो गया, यहां से ऐसे जीवा बना दी, जीवा से इस पे लंब ड्रॉ लिखिएगा। ये आपको दिखाना है क्या कर रहा है, समद्विभाजित विभाजित कर रहा है। इसको O मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मान लीजिए, यहां पर सी मान लीजिएगा। अब यदि हम त्रिभुज OAC और OCB की बात करें, इधर वाले त्रिभुज की बात करें, इधर वाले त्रिभुज की बात करें, तो इसमें जो है ये कोण कितना होगा, 90-90 का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है दोनों भुजाएं क्या हो गई, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और साथ में जो OC है दोनों में कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी है, उस वाले त्रिभुज में है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो AC का मान BC के बराबर हो जाएगा, और जब ये बराबर हो गया इसका मतलब इसको AB को इसने C ने क्या कर दिया, पृथक कर दिया, यानी समद्विभाजित कर दिया। अगला दिया हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर हैं और 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक बार ट्राई जरूर कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज बनना है कि जो है नहीं बनना है। तो क्या करना है, देखिए यहां पर हम सबसे पहले 13 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 14 का स्क्वायर कर देते हैं, 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये 196 हो जाएगा। ठीक है, और 15 का कितना होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना बन गया, 200
ये 25 हो गया। तो 225 को अलग लिख लिया, इसका जरा देख लीजिएगा, 169 ये लिख लिया है और 196 मैंने यहाँ लिख लिया है, 196, ठीक है। 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 16 हो जाएगा, और 2 1 3 365। ये रूल नहीं लग रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है। अब जब समकोण त्रिभुज नहीं दिखा तो बस वो एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं बनना है। आप इसको ए लिखिएगा कितना, 13 लिख लीजिएगा, बी कितना लिखिएगा, 14 लिख लीजिएगा, और सी कितना लिख लीजिएगा, 15 लिख लीजिएगा, ठीक है। ए का मान 13, बी का मान 14, सी का मान 15। सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, तो एस बराबर क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। एस की वैल्यू जब मालूम हो जाए तो सीधा फॉर्मूला लिखाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट, बड़ा सा लगा देंगे यहाँ पर, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बारी बारी से इसमें मान डाल देंगे, किसका, एस, ए और बी और सी का, ठीक है। हल कर लेंगे, वर्गमूल निकाल के सीधा आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शंख की ऊंचाई और आयतन दिया हुआ है, इसके आधार की त्रिज्या बताइए। तो देखिए क्या करना है, शंख का आयतन ये दिया हुआ है, तो शंख के आयतन का फार्मूला क्या बनता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बनता है बेटा, शंख का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह पे 1570 लिख देंगे, 1/3 यहां लिख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे, और त्रिज्या जो है आपको नहीं पता है, तो त्रिज्या की जगह पे स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया, ऊंचाई कितनी होगी, 15 हो गई। अब करना क्या है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और आर की वैल्यू पता कर लेना है, ठीक है। तो क्रॉस गुणा कर लेंगे, और बटे में अब 22 गुणे 15 हो जाएगा, भाग कर लेंगे, फिर वर्गमूल निकाल लेंगे, वही आर हो जाएगा, वही आर यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार के हैं, यानी कि एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार के हैं, उनके आयतन भी समान है, तो उनकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। तो एक अर्धगोला है और एक शंकु है, तो इन्होंने कहा ये कोई शंकु हो गया, ठीक है, और ये कोई अर्धगोला हो गया, इस तरह से ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। समान आधार, यानी दोनों की त्रिज्याएं क्या हो गई, समान हो गई, यानी ये तीनों की त्रिज्याएं क्या हो गई, समान हो गई। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई को आप h मान लीजिएगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, है ना। अब आपको त्रिज्या और इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में अनुपात दिखाना है, तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या बनता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोल अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर 3 से 3 हटा दीजिएगा, पाई से पाई हटा दीजिएगा, और यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ आर बच जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, h/r बराबर हो जाएगा 2/1, और यही हो जाएगा h/r है, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, h/r बराबर 2/1। अब आइए जो अगला प्रश्न है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सममित कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। छोटी सी ये प्रमेय है, आप इसको जरूर लगाइएगा, और या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अपने कमेंट जरूर पास करिएगा, कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर अभी मैंने लास्ट में कहा है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, लाइक और शेयर करना आपका जो है नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि इससे जो होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और आगे आपको नए नए वीडियो देते रहते हैं। तो फिर अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।